चंद्रयान-3 के सक्सेसफुल होने के बाद और आदित्य L1 के लॉन्च होने के बाद सारी वेस्टर्न कंट्रीज अचानक से अपने सुर बदलने लगी हैं। वो कंट्री जो भारत को पहले कुछ भी नहीं समझती थी, वो अब भारत के गुणगार हैं। एक तरफ तो कुछ देश जैसे कि यूएसए भारत की सफलता की खुशी मना रहा है, तो वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो मीडिया में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला। लेकिन जो भी हो, ये सारे देश एक बात पर एकजुट हो जाते हैं और वो है इंडिया के खिलाफ जाना, जो चाहते हैं कि इंडिया की हार हो और इस मामले में दूसरी सभी कंट्रीज एक हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत का चंद्रयान मिशन जो 2023 में सक्सेसफुल हुआ है, ये आज से 30 साल पहले ही सक्सेसफुल हो सकता था। जी हाँ, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे पास इस बात को साबित करने के लिए CIA और इंडियन इंटेलिजेंस के डायरेक्टर लिंक है। यहाँ तक कि हमारे पास चीन के भी ऐसे लिंक है जिससे पता चलता है कि चीन ने चंद्रयान मिशन के ऊपर साइबर अटैक करके उसे रोक दिया था। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका की, जिसने CIA चंद्रयान को रोकने में अहम किरदार निभाया था। चंद्रयान मिशन में C-20 रॉकेट से चंद्रयान को लॉन्च किया गया है। वो क्रायोजेनिक इंजन से बना है। क्रायोजेनिक इंजन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लिक्विड ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के रूप में और लिक्विड हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में उपयोग करता है। दोनों ही फ्यूल हल्के और एक जैसे व्यवहार के होने की वजह से इंजन का वजन कम हो जाता है, क्योंकि कम फ्यूल में ज्यादा काम कर सकते हैं। यही वजह है कि रॉकेट लंबी दूरी तक आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि उनका वजन कम होता है। यही कैपेबिलिटी इंडिया को न मिले, इसके लिए 1992 में यूएसए ने हमारे ऊपर सेशंस अप्रूव किया, लेकिन ऐसा करने से भी काम नहीं बना क्योंकि भारत तो रुकने वालों में से नहीं था। इसके बाद उसने अपने CIA को एक ऑपरेशन में बिठाया ताकि हमें वो इंजन किसी दूसरे देश में भी न मिल पाए, क्योंकि इसरो ने यह फैसला ले लिया था कि उन्हें दूसरे देश से क्रायोजेनिक इंजन इंपोर्ट करना है और उसने 1988 में L10 नाम के इंजन को इंडिया को ऑफर किया। इस साल फ्रांस की भी एक कंपनी ने हमें HM7B क्रायोजेनिक इंजन का ऑफर दिया, लेकिन फ्रांस ने इस डील के लिए बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड की थी। अगले साल 1989 में रूस की कंपनी ने इंडिया को अपना 11D56 नाम का एक क्रायोजेनिक इंजन ऑफर किया, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा कम थी और यह स्वाभाविक था कि यह ऑफर इंडिया के लिए ज्यादा बेहतर था और इंडिया ने रूस के साथ इस डील को तुरंत लॉक कर दिया। लेकिन यूएसए इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसने अपना डर्टी गेम प्लान इंडिया के खिलाफ खेलना शुरू कर दिया। उसने इंडिया और रूस दोनों के ऊपर सेशंस लगा दिए, ये बोलकर कि ये दोनों ही देश मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का हिस्सा नहीं है और क्रायोजेनिक इंजन जैसी डील नहीं कर सकते। यहाँ तक कि यूएसए ने रूस को यह धमकी भी दी कि इंडिया के साथ कोई डील न करे वरना हमारे साथ उसके संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी इंडिया ने हार नहीं मानी और 1992 में ही क्रायोजेनिक इंजन की जिम्मेदारी डायरेक्टर नंबी नारायण और उनके डिप्टी डी शशि कुमारन ने ले ली। उन्होंने चुपचाप बिना इसरो का नाम ओपन किए क्रायोजेनिक इंजन का ऑर्डर प्लेस कर दिया और इसके लिए उन्होंने एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी को कुछ पैसे देकर रूस से क्रायोजेनिक इंजन इंडिया में डिलीवर करवा लिया। और ऐसा होना यूएसए और CIA के लिए एक बड़ा झटका था। उस समय के जर्नलिस्ट सैम राजप्पा ने इस पूरे केस पर एक बड़ा आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि CIA के ऑफिसर्स ने IB को साफ साफ ये कहा कि नंबी नारायण जी और शशि कुमारन जी को फंसा दिया जाए। इसके बाद 1994 केरला पुलिस ने मरियम रशीद और फौजिया हसन के हाथों दोनों ही साइंटिस्ट को इंजन के ब्लूप्रिंट को पाकिस्तान को बेचने के झूठे केस में फंसा दिया। इन दोनों महिलाओं को इसलिए फंसाया गया क्योंकि जब ये अपना वीजा बढ़ाने के लिए पुलिस स्टेशन गई तो वहां के एक इंस्पेक्टर विजय ने इनसे फिजिकल फेवर मांगा। जब दोनों महिलाओं ने मना कर दिया तो महिलाओं को नंबी नारायण और शशि कुमार के साथ जोड़कर केस में फंसा दिया। इस काम के लिए दोनों ही ऑफिसर्स को CIA के द्वारा बहुत बड़ी रिश्वत दी गई थी। ये सारी सच्चाई तब सामने आई जब इस केस में CBI शामिल हुए। CBI भी तब शामिल हुई जब केरल पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा कि नंबी नारायण को $50,000 के शेखरन के कहने पर मिले थे और शेखरन भी इस इसरो के साइंटिस्ट ही थे जिनके संबंध प्रभाकर राव से थे, जो कि उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के बेटे थे। और उनके नाम आने के बाद CBI को इस केस में शामिल होना पड़ा और CBI ने इन्वेस्टिगेट करके साफ कर दिया कि दोनों ही साइंटिस्ट निर्दोष हैं और ये पूरा जाल CIA ने IB के थ्रू बिछाया है और इन लोगों को फंसाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया और कहा कि इस केस से जुड़े सभी लोग निर्दोष हैं, लेकिन जब तक ये केस चलता रहा तब तक दोनों ही साइंटिस्ट को 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया जा चुका था और 6 महीने जेल में भी उन्होंने बिताए थे। साथ ही उनकी रेपुटेशन खराब हो चुकी थी और उसे कोई वापस नहीं ला सकता था। यह सब कुछ होता रहा और इंडिया का क्रायोजेनिक इंजन बनाने का सपना डिले हो गया। तब से लेकर इंतजार करते करते 2017 में इंडिया ने अपना एक इंडिपेंडेंस GSLV-M के 3rd क्रायोजेनिक रॉकेट बना लिया था। लेकिन इसरो पर हुआ ये इकलौता अटैक नहीं था। चीन ने भी इसरो को कई बार रोकने की कोशिश की। आज से 4 साल पहले चंद्रयान-2 लॉन्च के कुछ दिन पहले इसरो के सिस्टम को कुछ वायरस से लोडेड मेल आया। उस मेल को कुछ स्टाफ मेंबर्स ने गलती से खोल लिया, जिससे उस वायरस
वायरस ने कुछ समय के लिए इसरो के सिस्टम का कंट्रोल हैकर्स के हाथों में भेज दिया। वैसे ये वायरस नॉर्थ कोरिया के हैकर्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन सभी जानते थे कि नॉर्थ कोरिया चीन का ही पाला हुआ तोता है और जाहिर सी बात है कि उसने चीन के कहने पर ही ये सब किया होगा। इसरो ने खुद भी इस साइबर अटैक को एक्सेप्ट किया था, लेकिन इस अटैक से कोई भी डेटा चोरी नहीं हुआ था और चंद्रयान 2 के फेल होने के पीछे इस अटैक का हाथ नहीं था। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि चंद्रयान 2 के नाकाम होने के पीछे दुश्मन देश की साजिश ही हो और इस वायरस का हाथ हो सकता है। ये तो चीन का इनडायरेक्ट अटैक था, लेकिन इसरो की कंपनी एंट्रिक्स और एनस्पेस पर तो डायरेक्ट साइबर अटैक हुआ था। जुलाई 2015 में एंट्रेंस का वेबसाइट हैक कर लिया गया और उस पर अचानक से चीनी एड प्ले होने लगे। हालांकि आधे दिन में ही इसे रिकवर कर लिया गया, लेकिन ये इंडिया के लिए खतरे की बात थी। ये अटैक इसरो की 5 ब्रिटिश सैटेलाइट्स के लॉन्च होने के 2 दिन बाद की बात है, जो दुनिया के सामने एक रेपुटेशन लॉस क्रिएट कर रहा था। मार्च 2023 में भी गुजरात की कंपनी एनस्पेस पर भी ऐसा ही हमला किया गया। ये कंपनी रीयूजेबल रॉकेट और सैटेलाइट पर काम करती है, लेकिन मार्च में उनके पूरे सिस्टम को हैक कर लिया गया और कंट्रोल वापस देने के लिए हैकर्स ने कंपनी से 20 बिटकॉइन मांगे थे, जब एक बिटकॉइन की कीमत 40 लाख रुपए थी। लेकिन ये सब देश सिर्फ इंडिया की स्पेस एजेंसीज के पीछे नहीं पड़े थे, बल्कि उन्होंने तो इंडिया को न्यूक्लियर देश बनने से भी रोका था। ये बात जून 1945 की, जब इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को शुरू किया था। इस इंस्टीट्यूट में उन्होंने एटॉमिक रिसर्च कमेटी बनाई थी, जो इंडिया के लिए एटॉमिक रिसर्च करने वाली थी। जब इन्हें ऑफिशियल परमिशन दे दी गई, तब इस कंपनी के 3 काम थे: एटॉमिक एनर्जी के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, मटेरियल जमा करने के लिए आइडिया सजेस्ट करना और ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट बनाना जो सिमिलर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। जहांगीर भाभा अपने काम को लेकर इतने सीरियस थे कि उन्होंने उसके एटॉमिक एनर्जी बनाने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर ओपनहैमर को इंडियन सिटीजनशिप तक ऑफर कर दी थी। इंडिया अपने मिशन में आगे बढ़ता जा रहा था और अब CIA का टारगेट भी बन चुका था और CIA ने भरसक प्रयास किया कि इंडिया कभी भी एटॉमिक पावर कंट्री न बन पाए। 2018 तक CIA भारत के हर मिशन पर नजर रखे हुए था और पल पल की खबरें लेता था। आज USA इंडिया की सफलता पर चाहे कितना ही खुश हो रहा हो, लेकिन अंदर की बात तो यह है कि वो कभी नहीं चाहता था कि इंडिया एक सक्सेसफुल मिशन लॉन्च करे। USA के अलावा और भी ऐसे कई देश हैं जो नहीं चाहते भारत एक ताकतवर देश बने, लेकिन भारत तो किसी के भी आगे झुकने वाला नहीं है और यही कारण है कि आज हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिकल कंट्री बनकर उभर रहे हैं।